वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान और आज हम पढ़ेंगे ध्वनि के बारे में। ठीक है, तो ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान तक तरंगों के रूप में गमन करती है और ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ये वायु में 332 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती हैं। ध्वनि ऊर्जा का वह रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है और ये जो है तरंगों के रूप में गमन करती हैं। ध्वनि कंपायमान वस्तुओं से उत्पन्न होती हैं। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है यह माध्यम कहलाता है। ठीक है, और ध्वनि तरंगे जो हैं ये यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यमान माध्यम ठोस या द्रव की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखते हैं ध्वनि की चाल। तो ध्वनि का जो प्रभाव तापमान समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है और ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि की चाल धीमी गति से, द्रवों में तीव्र गति से और ठोसों में तीव्रतम गति से गमन करती है। क्योंकि हम लोगों ने पहले भी देखा था ध्वनि को गमन करने के लिए द्रव्यमान और माध्यम की आवश्यकता होती है, निर्वात में नहीं चलती हैं। तो जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा और घनत्व जितना ज़्यादा होगा ध्वनि की चाल उतनी ही तेज होगी। तो ठोस में तीव्रतम होती है, उसके बाद द्रव में और उसके बाद गैस में। ये निर्वात में गमन नहीं करती हैं। ध्वनि जो है वो वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। इसकी चाल जो है तापमान पर भी निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उस तरह से ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। ठीक है, ये आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। आर्द्रता अगर बढ़ती है तो ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, तापमान बढ़ने पर, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। कुछ माध्यमों में ध्वनि की चाल देख लेते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर पर सेकेंड, वायु में 332, भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड 405, एल्कोहल में 1213, हाइड्रोजन में 1269, पारा 1450, समुद्री जल 1493, जल में 1493 और समुद्री जल में 1533, लोहे में 5130, कांच में 5640 और सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम में 6120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे और है, एल्युमिनियम में हमने देखा था 6420, निकल में 6040, लोहे में 5960 और पीतल में 4700, कांच फ्लिंट 3980। जल की द्रव में देखते हैं, द्रव में समुद्री जल में 1531, आसुत जल में 1498, इथेनॉल में 1207 और मीथेनॉल में 1103। वहीं गैसों में सबसे ज़्यादा चाल होती है हाइड्रोजन में 1284, हीलियम में 965, वायु में 346, ऑक्सीजन में 316 और सल्फर डाइऑक्साइड में सबसे कम 213। ठीक है, ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है, श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य। तो एक एक करके देखते हैं। श्रव्य तरंगे ऑडिबल वेव्स। तो मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक होता है। ठीक है, और मनुष्य 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर सकती हैं। तो ठीक है, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 तक, और 20,000 हर्ट्ज से आवृत्ति की तरंगे इतनी अधिक होती हैं कि कान के पर्दे का दोलन इतना अधिक नहीं हो पाता कि उन तरंगों को ग्रहण कर सके। अब आता है अवश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य तरंगे कहते हैं, जिसमें व्हेल, गैंडा, हाथी ये सब जो हैं ये अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। तो प्रायः जो देखा गया है कि कुछ जंतु जो हैं वो भूकंप से पहले ही परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि भूकंप की मुख्य प्रघाती तरंगें पहले निम्न आवृत्ति की अवश्रव्य तरंगें उत्पन्न करती हैं जो कि जानवरों को सावधान कर देती हैं।
ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है इसमें पराश्रव्य तरंगे। तो इसमें वही 20,000 से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की तरंगियों को, ठीक है, 20,000 या उससे अधिक की। फिर आगे है पराध्वनि के अनुप्रयोग। तो ये क्या होता है, ये उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, ये अवरोधों की उपस्थिति में एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों तथा चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का व्यापक उपयोग किया जाता है और पराध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से परावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है। इसको इकोकार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक, और इसका उपयोग गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है और ये कण जो है बाद में मूत्र के सहारे बाहर निकल जाते हैं। तो पराध्वनि का उपयोग देख लिया आपने इकोकार्डियोलॉजी में और गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने में। प्रतिध्वनि क्या होता है, तो ध्वनि की पुनरावृत्ति के कारण ध्वनि का परावर्तन प्रतिध्वनि कहलाता है। ठीक है, और हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की जो संवेदना है वो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। ध्वनि के स्रोत और अवरोधक के बीच न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होती है। तो किसी परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय बाद वही ध्वनि हमको सुनाई देती है, इस तरह की ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसके लिए ध्वनि के स्रोत और अवरोधक के बीच में न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर होनी चाहिए, ये याद रखिएगा। फिर चलिए देख लेते हैं कुछ मात्रक। ठीक है, देखते हैं मात्रक। तो डेसिबल जो है वो ध्वनि के स्तर का मात्रक होता है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसी नगर के लिए 45 डेसिबल तक की ध्वनि को कर्णप्रिय मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित पाया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में देखिए ये लिस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं। फुसफुसाहट की तीव्रता होती है 15 से 20 डेसिबल। पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल। साधारण बातचीत 4 से 60 डेसिबल। लाउड स्पीकर 70 से 80 डेसिबल। जोरदार बातचीत भी 70 से 80 डेसिबल। भारी मोटर वाहन मोटर बाइक 90 से 95 डेसिबल। पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल। ऑर्केस्ट्रा 100 से 110 डेसिबल। रॉकेट 160 से 170 डेसिबल। मिसाइल 180 से 190 डेसिबल और सायरन 190 से 200 डेसिबल। ठीक है, तो ये हमने देख लिया ध्वनि के मात्रक के बारे में। तो इस आज के वीडियो में इतना ही, देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।